एक 20-22 साल का लड़का चोरी की नीयत से एक घर में घुसता है। जब वो उस घर के अंदर जाता है तो देखता है कि एक नाबालिग लड़की उस घर में अकेली सोई हुई थी। वो लड़का उस लड़की के नज़दीक जाता है, उसके साथ में लेट जाता है। जब उस लड़की की आंख खुलती है, वो देखती है कि उसके साथ में कोई अनजान आदमी उसके साथ में है। उसके बाद वो लड़की डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जैसे ही अपने मुंह से आवाज़ निकालती है, वो लड़का उस लड़की का गला दबा देता है और इतनी ज़ोर से दबा देता है कि जैसे उस लड़की को लगता है कि अब तो उसके प्राण निकल जाएंगे। पर जब उस लड़की की सांसें रुकने वाली थी, तब जाकर के उस लड़के ने उस लड़की का गला छोड़ दिया। उसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने का प्रयास किया तो तुम्हारी गला दबा करके हत्या कर दूंगा। लड़की डर जाती है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के शरीर से एक एक करके सारे कपड़े निकालता है। लड़की के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब उस लड़की के साथ में वो लड़का बलात्कार करने का प्रयास करता है, तब वो लड़की चिल्लाती है। जब वो लड़की जोर से चिल्लाती है, उसके पास दूसरे कमरे में उसकी माँ सोई हुई थी। उसकी माँ जब उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, वो दौड़ करके इस कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी जो लड़की है बिल्कुल नग्न अवस्था में, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके साथ में एक अनजान व्यक्ति भी है। वो औरत उस आदमी के आगे हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि तुम्हें हमारे घर से जो भी ले जाना है तुम ले जा सकते हो, पर मेरी बच्ची को बख्श दो। वो औरत उसके साथ में हाथ पांव जोड़ने लगती है, मिन्नतें करने लगती है, जिस पर उस लड़के को तरस आ जाता है। वो उस घर से जो भी कीमती सामान है वो लेके चला जाता है, उस लड़की को छोड़ देता है। जब वो औरत थाने जाकर के कंप्लेन दर्ज कराती है तो उसमें भी चोरी के बारे में तो उसने सब कुछ बताया, पर अपनी लड़की के साथ में जो भी हुआ था उसके बारे में पुलिस से कुछ नहीं कहती है। इस बात को वो छुपा लेती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशनी कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह झारखंड के रांची शहर से है। रांची शहर में एक जगह है बूटी चौक। उस बूटी चौक की ही कहानी है। बात है 16 दिसंबर 2016 की। सुबह के 6 बजे का समय था। सभी लोग अपने घर से निकल करके आसपास टहलने के लिए जा रहे थे कि तभी उन लोगों की नज़र पास के एक मकान पे पड़ती है। उस घर से धुआं निकल रहा था, उस घर में जलने की बदबू आ रही थी। उस धुएं को देख करके आसपास वाले उस घर के सामने इकट्ठा होते हैं और खिड़की से देखने का प्रयास करते हैं, पर धुआं इतना तेज था, अंदर आग इतनी तेज फैल चुकी थी, किसी को घर के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। पुलिस वाले को और फायर ब्रिगेड वाले को भी खबर की जाती है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए आनन फानन में उस जगह पे पहुंचती है। पुलिस जब उस जगह पे पहुंचती है तो दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुसती है तो पुलिस देखती है कि घर में हर जगह आग फैला हुआ है और एक बेड पर एक लड़की सोई हुई है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नग्न अवस्था में है और आग उसके आसपास भी फैल चुकी है। पुलिस उस लड़की को वहां से निकालती है और हॉस्पिटल भेजती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे देखते ही मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की मौत तो कई घंटे पहले हो चुकी है। जो उस घर के आसपास वाले थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। वो जो लड़की थी वो एक बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा थी, रांची के ही एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। जब ये बात उस कॉलेज के स्टूडेंटों को भी पता चलती है तो स्टूडेंट और भी हंगामा करना शुरू कर देते हैं और NH 33 को जाम कर देते हैं। मामला पूरे शहर में फैल चुका था। हर तरफ इस घटना को लेकर के आम जनों में आक्रोश भरा हुआ था। छात्रों ने उस हाईवे को लगभग 33 घंटे तक अपने कब्जे में जाम रखा। पूरे शहर का माहौल अस्त व्यस्त हो गया था। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को इस मामले में आकर के बताना पड़ा कि जल्द ही पुलिस इस हत्यारे को गिरफ्तार कर लेगी और उससे बस कुछ ही घंटों का समय दिया जाए। उसके बाद छात्रों ने हाईवे को
खोल दिया, पर मुख्यमंत्री के उस कुछ घंटे की मोहलत पे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पुलिस अपने हिसाब से अपना पूरा दमखम लगाती है, पूरा जोर लगाती है, पर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, उसे कुछ मिलता नहीं है, उसे कोई सबूत ही, कोई क्लू ही नहीं मिलता है कि आखिर कौन है इस घटना के पीछे। उसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है और इधर लोगों का हंगामा बढ़ता ही जा रहा था। जब सीबीआई के हाथ में ये मामला आता है तो सीबीआई इस मामले की जांच फिर से शुरू से करती है, पर सीबीआई के भी हाथ खाली रहते हैं। एक दिन जांच के दौरान सीबीआई को एक बूढ़ी महिला मिलती है जो उनसे बताती है कि इस घर के आसपास एक लड़का जो 20-25 साल की उम्र का है, वो इस घर के आसपास कई बार देखा गया है। उस महिला ने उस लड़के का पूरा हुलिया बताया। उसके बाद पुलिस की टीम ने स्केच आर्टिस्ट को बुला करके उस महिला के कहे अनुसार उस लड़के का स्केच तैयार करवाती है। उसके बाद जब वो फोटो मिल जाता है, वो महिला कहती है कि हाँ यही लड़का है, इसी की तरह दिखता है वो लड़का। उसके बाद उस लड़के की खोज शुरू की जाती है, उसकी पहचान हो जाती है, पर उस लड़के का नाम एक नहीं था, उस लड़के के कई नाम थे। वह हर जगह अलग अलग नामों से रहा करता था। उसका वास्तविक नाम तो राहुल रॉय था, पर वो राहुल रॉय, राहुल राज, आयरन, इस तरह के और भी कई नामों से अलग अलग जगहों पर फेमस था। पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पे और भी जांच तेज कर देती है। उस लड़के का जो घर है वो नालंदा के एकंगर सराय में है, जो नालंदा बिहार में पड़ता है। बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, और उसी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है एकंगर सराय, उसी गांव का वो रहने वाला था। पुलिस की टीम उस गांव तक आती है, उस लड़के के पिता से मिलती है। लड़के का जो पिता है वो साधारण सा ऑटो चलाने वाला है। उसके घर वाले को भी उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद पुलिस उसके पिता से डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है, क्योंकि जो लड़की मरी थी उस लड़की के नाखून में किसी इंसान के शरीर के चमड़े का भाग उसके नाखून में फंसा हुआ था। शुरुआत में जब पुलिस इस मामले में कई सारे संदिग्धों को पकड़ करके पूछताछ के लिए लेके आई थी, तो उनमें से किसी का भी डीएनए सैंपल उस लड़की के नाखून में पाए गए डीएनए सैंपल से मैच नहीं किया था। तब जाकर के पुलिस को उन लोगों को छोड़ना पड़ा था। पर जब वो पुलिस उस लड़के के पिता के डीएनए को ले जाती है और उससे मैच करवाती है तो वो मैच हो जाता है, जिससे ये साफ था कि यही लड़का है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। इधर इस लड़के की जांच खोज तेज रहती है। तभी मुखबिरों के द्वारा पुलिस को खबर मिलती है कि एक लड़का जो लखनऊ में चोरी के मामले में पकड़ा गया है, जिसकी शक्ल हूबहू इस मामले के संदिग्ध से मिलती है। पुलिस उसके बाद लखनऊ पहुंचती है और लखनऊ में जाकर के उस लड़के से मिलती है। उसके बाद वहां कोर्ट से उस लड़के का रिमांड मांगती है और रिमांड मिल भी जाता है। फिर उस लड़के को लेकर के पुलिस रांची पहुंचती है। पुलिस जब रांची पहुंचती है तो उसके साथ में पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान जब उस लड़के ने खुलासा किया तो उस खुलासे को सुनकर के हर कोई हैरान परेशान दंग रह जाता है, क्योंकि आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी हैरान परेशान दंग हो जाएंगे। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि वो लड़का बताता है कि पटना में एक 11 साल की लड़की के साथ में बलात्कार के मामले में वो जेल गया था। चूँकि वो लड़का चोरी के लिए उस घर में घुसा था, पर उस घर में एक 11 साल की लड़की उसे दिख जाती है जिसके साथ में वो बलात्कार करता है और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। पर उस लड़की के शरीर के जो कपड़े थे उस पर इस लड़के का जो सीमेन था वो लगा हुआ था। बाद में जब इस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है तो उस लड़की के कपड़े पे पाया जाने वाला डीएनए और इस लड़के का डीएनए मैच हो जाता है और 29 जून 2013 को पहली बार इस लड़के को जेल भेजा जाता है। उसके बाद से ये लड़का जेल में ही रहता है
और 3 सितंबर 2016 तक यह जेल में रहता है। उसके बाद 4 सितंबर 2016 को उस लड़के अंकित रॉय को पैरोल पर बाहर निकलने का मौका मिलता है, क्योंकि उसके घर पे उसके चाचा की मौत हो गई थी, जिसके श्राद्ध में जाने के लिए इसे पैरोल मिलता है। 2 पुलिस वाले उसके साथ में जाते हैं। जब वो अपने घर जा रहा था तभी सातिर अंकित राय ने पुलिस वाले से कहता है कि अगर आप कहें तो मैं आपके लिए शराब का व्यवस्था कर दूं, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ये व्यवस्था कर ही सकता हूं, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूं, क्योंकि मैं अपने घर जाऊंगा, अपने परिवार वालों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करूंगा, तो आप बाहर में बोर होते रहोगे, तो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए। पुलिस वाले उस लड़के की बात में आ जाते हैं। बिहार में शराब बंदी है, फिर भी कहीं ना कहीं से वो लड़का शराब की व्यवस्था करता है। जब पुलिस वाले शराब के नशे में आ जाते हैं, मौका पाते ही अंकित राय वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद वो सीधा रांची पहुँचता है। इधर जब पुलिस वाले का नशा कम होता है तब वो उस लड़के को खोजते हैं, पर वो तो उन लोगों के पास से बहुत दूर भाग चुका था, कहीं उसे नज़र नहीं आता है। इधर ये लड़का वहाँ से भागने के बाद सीधा रांची आता है। रांची में एक जगह है बुट्टी चौक, उस जगह पे घूमता है, तभी उसकी नज़र एक खाली मकान पे पड़ती है। तो वो आसपास रहने वालों से पूछता है कि अगर इस घर में कोई नहीं रहता है तो इस घर को मैं अपना ठिकाना बना लूँ, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई इस दुनिया में है नहीं। उसके बाद आसपास वाले कहते हैं कि इस घर में तो कोई रहता नहीं है, अगर तुम रहना चाहते हो तो रह लो, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद से वो लड़का उस घर में रहने लगता है, उसी में अपना आशियाना बना लेता है। कई दिनों के बाद वो लड़का उस घर के बाहर टहल रहा होता है, तभी उस लड़के की नज़र उस लड़की पे पड़ती है जो बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो लड़का उसकी खूबसूरती को देख करके उसका पीछा करने लगता है और तब तक पीछा करता है जब वो लड़की अपने घर तक नहीं पहुंच जाती है। वो लड़की वहीं रांची में ही एक बड़े कॉलेज में बीटेक की फाइनल ईयर की छात्रा थी और उस जगह से रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। राहुल राय उस जगह पर उसके घर को देख लेता है और भांप जाता है कि ये लड़की यहाँ पे अकेले ही रहती है, और ये बात है 15 दिसंबर 2016 की। उसके बाद राहुल राय उस जगह से वापस आ जाता है और उस घर में घुसने का प्लान तैयार करता है। अगले दिन यानी कि 16 दिसंबर 2016 को वो लड़का उस लड़की के घर में दाखिल होता है। रात का समय वो उस लड़की के घर में घुसता है और उस लड़की के पास बिल्कुल लेट जाता है और इंतज़ार करते रहता है कि कब इस लड़की की आंख खुले। जैसे ही उस लड़की ने अपना आंख खोला, इसने उस लड़की का गला बहुत ज़ोर से दबा दिया, इतनी ज़ोर से दबाया कि उस लड़की के प्राण निकलने वाले थे। जब वो लड़की बिल्कुल छटपटाने लगती है तब ये लड़का उस लड़की का गला छोड़ देता है। वो लड़की खांसने लगती है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती है। उसके बाद ये लड़का उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने का प्रयास किया तो तुम्हारा गला दबा करके हत्या कर दूंगा। इस बात से वो लड़की बहुत ही डर जाती है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो उसका विरोध कर सके, उसके खिलाफ चिल्ला सके। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के सारे कपड़े को एक एक करके उसके शरीर से अलग करता है, बिल्कुल नग्न कर देता है। उसके बाद उस लड़की के साथ में संबंध बनाता है और जब उसका मन भर जाता है उसके बाद वो उठता है और प्रेस की तार से उस लड़की का गला दबा करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उस लड़की के सारे कपड़ों को निकाल करके आग लगा देता है और घर में भी आग लगा देता है, क्योंकि इस लड़के के मन में ये डर था कि जब उसने पहला मामला ये किया था 2013 में, तो कपड़े पर लगे सीमन के द्वारा ही जब डीएनए मैच हुआ था, इसी के कारण वो लड़का पकड़ा गया था। इसलिए इस लड़के ने उस लड़की के शरीर से सारे कपड़े निकाले और उस कपड़े को जला दिया था। इसके मन में ये बात थी कि इसके कपड़े निकाल करके जला देने के बाद और घर में भी आग लगा देने के बाद ना कोई सबूत बचेगा और जिससे कि ये पकड़ा जाएगा। यही सोच करके उसने ऐसा किया। पुलिस और सीबीआई की लगभग 2 साल की मेहनत रंग लाती है जब 2019 में
इसको पकड़ा जाता है। कहते हैं ना कि पाप कितना भी छुपाओ छुपता नहीं है, देर भले हो सकती है पर इस मामले का खुलासा आखिर हो ही जाता है। 2019 में इस मामले का खुलासा होता है, तब जाकर के सभी को उस बीटेक की फाइनल ईयर की छात्रा के साथ हुए हत्या और बलात्कार के मामले की जानकारी होती है। तो ये थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।